तो इस वीडियो में हम एक साथ बात करने वाले हैं सन ऑफ सरदार 2 की, धड़क 2 की और विजय की साम्राज्य की। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 की। तो भाई 13 साल बाद अजय देवगन एक बार फिर से पगड़ी पहनकर लौट आए हैं सन ऑफ सरदार 2 लेकर। लेकिन इस बार ना कोई पुरानी कहानी से लेना देना है, ना कोई लॉजिक का झंझट। बस अगर हंसने का मन है और दिमाग को घर पर छोड़कर थिएटर जाना आता है तो ये फिल्म आपके लिए हो सकती है। लेकिन बात ये आती है कि क्या ये फिल्म आपको सच में हंसाएगी? चलिए आपको बताते हैं। देखिए, फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के जस्सी यानी अजय देवगन से। शादी के बाद बीवी डिम्पल लंदन में नौकरी कर रही है और जस्सी वहीं गांव में माँ के साथ वीजा लगने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वीजा लगता है जनाब लंदन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें 240 वोट का झटका लगता है जब उनकी बीवी उनसे तलाक मांगती है, साथ ही प्रॉपर्टी में हिस्सा भी। और अब यहाँ से कहानी थोड़ी मिक्स हो जाती है। जैसे कि मुलाकात होती है रबिया, जिसे मृणाल ठाकुर ने प्ले किया है, और उसके गैंग से चंकी पांडे, दीपक दोबरियाल और कुबरा सैथ वगैरह। और फिर एंट्री होती है राजा नाम के किरदार की, जिसे निभा रहे हैं रवि किशन। अब ये सब लोग मिलकर क्या गड़बड़ करते हैं, क्या हलचल मचती है, ये सब आपको फिल्म में ही देखना होगा। फिल्म के परफॉर्मेंस की बात करें तो अजय देवगन वही पुराने मोड में है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, ना कोई नया जायका। मृणाल ठाकुर ने जब एंट्री मारी तो पंजाबी के साथ साथ गालियों की बारिश कर दी, लेकिन बाद में खुद को कंट्रोल किया और ठीक ठाक काम किया। लेकिन फिल्म की जान है रवि किशन। सच में पूरी फिल्म में जितनी बार अजय देवगन स्क्रीन पर होते हैं, उससे ज्यादा मन करता है कि रवि किशन को देखा जाए। एक बिहारी सब पर भारी, वही कहावत यहाँ पूरी तरह फिट बैठती है। बाकी दीपक दोबरियाल जैसे शानदार एक्टर को यहाँ बर्बाद किया गया है। ऐसा टैलेंट और उसे चंकी पांडे और कुबरा सैथ के साथ फंसा देना मतलब नाइंसाफी करना। फिर भी दीपक ने अपना काम बखूबी निभाया है। चंकी पांडे और कुबरा सैथ पूरे टाइम आपको ये लगेगा कि ये फिल्म में है ही क्यों। अब डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म को डायरेक्ट किया है विजय कुमार अरोड़ा ने। पंजाबी सिनेमा में नाम है, हर जीता जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बना चुके हैं, लेकिन यहाँ लगता है वो खुद कंफ्यूज हो गए कि फिल्म में दिखाना क्या है। कभी वो सेंसलेस कॉमेडी पर फोकस करते हैं तो कभी इंडिया पाकिस्तान एंगल घुसा देते हैं। पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाले सीन पर सीटियां बटोरने की कोशिश की गई है, जो कुछ हद तक काम भी करता है, लेकिन बार बार वही एंगल घुसेड़ना थोड़ा थकाता है। और फिल्म की कहानी की बात करें तो भाई साहब ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप चैट से बनी है। इतने सारे किरदार जबरदस्ती घुसेड़ दिए गए हैं कि कुछ तो याद भी नहीं रहते। क्लाइमेक्स तक आते आते ऐसा लगता है कि फिल्म कोई कॉमेडी है या मॉरल स्टोरी, और अगर मैसेज है तो भाई मैसेज क्या है। अब अगर म्यूजिक की बात करें तो सीधा सीधा कहें तो गाने फिल्म का ब्रेक बनते हैं, बूस्ट नहीं। पहला तू दूजा तू वाले गाने को 200 विदेशी डांसर के साथ शूट किया गया है, लेकिन ना डांस दिखा ना म्यूजिक में कोई झनक। तो अब सवाल यह आता है कि क्या आपको ये फिल्म थिएटर जाकर देखनी चाहिए? तो अगर आपका मूड बस इंटरटेन होने का है, लॉजिक वॉजिक में नहीं पढ़ना चाहते हो और थिएटर में बैठकर हंसे के बहाने ढूंढना चाहते हो, तो सन ऑफ सरदार 2 देख सकते हो। उस सीन्स पर आप वाकई हंसेंगे, सीटियां भी बजाएंगे। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट, सिनेमा, डायरेक्शन जैसी चीजों को लेकर थोड़े से भी सीरियस हो तो ये फिल्म शायद आपको परेशान कर सकती है। इससे अच्छा होगा कि आप घर पे ही बैठो। तो खैर आप बात करते हैं धड़क 2 की। तो धड़क 2 भी आज ही के दिन थिएटर में आ चुकी है, और अगर आपको सैयारा पसंद आई थी तो ये फिल्म उससे कई गुना अच्छा है। और इस फिल्म में सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सी गहरी और कड़वी सच्चाई भी छुपी है। कास्ट सिस्टम, समाज का प्रीजुडिस और एक ऐसा इंटरवल जो आपको थिएटर में चुप नहीं बैठने देगा। पर क्या ये फिल्म अपने इरादे में सफल होती है? क्या ये ओरिजिनल के लेवल तक पहुंच पाती है या सिर्फ नाम का रीमेक बनकर रह जाती है? चलो बात करते हैं। तो कहानी है नीलेश की, एक लोअर कास्ट स्टूडेंट जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में कोटा से एडमिशन लेता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है विधि से, जो एक अपर कास्ट प्रिविलेज फैमिली से आती है। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग बनती है और जैसा फिल्मों में होता है दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। विधि अपने बहन की शादी में नीलेश को इनवाइट करती है और यहीं से फिल्म एक नई दिशा में मुड़ जाती है। शादी में कुछ ऐसा होता है जो नीलेश की जिंदगी ही बदल देता है। इंटरवल से पहले आप सोचते रह जाएंगे कि अब क्या होने वाला है। अब बात करें फिल्म के ट्रीटमेंट की, तो हाँ, ये फिल्म 2018 की तमिल के इस फिल्म का अडेप्टेशन है, लेकिन सीन बाय सीन कॉपी नहीं है। डायरेक्टर साजिया इकबाल और राइटर राहुल ने इसके स्क्रिप्ट को नए टोन में ढाला है। पहला हाफ थोड़ा ड्राई लगता है, खासकर नीलेश और विधि की लव स्टोरी उतनी ऑर्गेनिक नहीं लगती, थोड़ा रश्ड लगता है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म अपनी असली ताकत दिखाती है। इंटरवल के बाद जो होता है वो सिर्फ शॉक नहीं करता, वो सवाल उठाता है। क्लाइमेक्स में जो मोमेंट आते हैं वो पब्लिक से तो ताली पिटवाएंगे ही, पर दिमाग में भी गूंजते रहेंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने इस बार कुछ नया किया है। उसका किरदार नीलेश अंदर से जला हुआ है, एक ऐसा लड़का जो चुपचाप सब सह रहा है,
लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो उबल रहा है और सिद्धांत उस लेयर को बहुत ही अच्छे से पकड़ते हैं। तृप्ति डिमरी का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है दूसरे हाफ में, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ असरदार है। प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स में वो फिर से साबित करती है कि क्यों उन्हें आजकल के टाइम की सबसे प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस में से गिना जाता है। सिनेमेटोग्राफी से लेकर प्रोडक्शन डिजाइन तक सब रॉ और रियलिस्टिक रखा गया है। तनुष टीकू का बैकग्राउंड स्कोर सब्टल है और माहौल के साथ नाइसली ब्लेंड करता है। सॉन्ग ठीक ठाक है, फिल्म में अच्छे से फिट किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इनका कोई लंबा म्यूजिक रन होगा। बस एक धड़क और ये कैसा इश्क जैसे गाने भावनाओं को पकड़ते हैं, पर इनका शेल्फ लाइफ लिमिटेड लगता है। फिल्म की एडिटिंग कुछ जगह पर ढीली लगती है, खासकर पहला हाफ थोड़ा और टाइट किया जा सकता था। साथ ही अब बात करते हैं कि फिल्म कहना क्या चाहती है। तो धड़क 2 सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि आज भी कितनी इनविजिबल बाउंड्रीज है जो एक इंसान की पहचान से जुड़ी है। कास्टिज्म एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या मुख समर्थन देते हैं, लेकिन धड़क 2 इसे सीधे हमारी आंखों में देखकर बोलती है और यही वजह है कि फिल्म सिर्फ अच्छी नहीं है, ये जरूरी भी है। तो कुल मिलाकर धड़क 2 एक ब्रेव फिल्म है। इसकी कहानी सीधी है लेकिन असर गहरा छोड़ती है। पहला हाफ थोड़ा कमजोर जरूर लगता है और कुछ कैरेक्टर अंडर यूज भी लगते हैं, लेकिन फिल्म का इंटेंट और सेकंड हाफ इसे संभाल लेता है। अगर आपको सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सोच की तरह भी देखना पसंद है तो धड़क 2 को मिस मत करना। तो अब बात करते हैं किंगडम की। और विजय देवरकोंडा के लिए ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, एक जरूरत बन चुकी थी। कई फिल्मों के बाद उन्हें एक क्लियर हिट चाहिए थी। साथ ही जर्सी फिल्म डायरेक्टर गौतम और म्यूजिक में है अनिरुद्ध। उम्मीदें बड़ी थी, स्केल बड़ा था, लेकिन क्या किंगडम वाकई में वो धमाल कर पाई जिसकी हर किसी को उम्मीद थी, या फिर ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाती है? आइए जानते हैं। तो किंगडम की कहानी घूमती है सूर्य यानी विजय देवरकोंडा के इर्द गिर्द, जो एक छोटे से गांव में पुलिस वाला होता है और अपने बचपन में लापता हुए भाई शिव को ढूंढ रहा है। एक दिन भारत सरकार की एक टॉप सीक्रेट एजेंसी का एक हैंडलर उसे संपर्क करता है और उसे एक अंडरकवर मिशन पर भेजने का ऑफर देता है। अब सवाल ये आता है कि एक छोटे से गांव का कांस्टेबल अचानक इतने बड़े मिशन पर क्यों भेजा जा रहा है? शिवा ने बचपन में ऐसा क्या किया था कि उसे भागना पड़ा था? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सवाल, श्रीलंका के एक आइलैंड पर तेलुगु लोगों की एक पूरी बस्ती क्यों रह रही है? और सूर्य शिवा का उनसे क्या रिश्ता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। अर्जुन रेड्डी के बाद उनका ये सबसे मैच्योर और रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस है। खासकर लास्ट 30 मिनट में उनकी आंखों और एक्सप्रेशन से जो इमोशन निकलता है वो एकदम रियल लगता है। सत्यदेव भी शिवा के रोल में कमाल के लगे हैं। उनका जेल वाला सीन जहां उन्हें पता चलता है कि सूर्य ही उसका भाई है, वो सीन इमोशनल हाई होना चाहिए था और उन्होंने पूरी कोशिश की है इसे रियल बनाने की। भाग्यश्री बोरसे जो इस फिल्म से पहली बार लीड में दिखी है, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हाँ, विलन मुर्गन के रोल में वेंकटेश भी एक सॉलिड डिस्कवरी है। फ्यूचर में इन्हें और भी ज्यादा नेगेटिव रोल मिलेंगे पक्का। तो अब बात करते हैं फिल्म की टेक्निकल साइड की। सबसे पहले अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह पर फिल्म को सिर्फ उनका म्यूजिक ही बचा लेता है। खासकर रगीले रगीले सॉन्ग जब प्री क्लाइमेक्स में आता है तो गूज़बम्प्स वाले वाइब्स आते हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, चाहे वो जेल हो, आइलैंड हो या 1920 का ओपनिंग सीन, हर फ्रेम में ग्रैंडनेस दिखती है। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हाई लेवल की है। एडिटिंग पहले हाफ और क्लाइमेक्स में अच्छी है, लेकिन सेकंड हाफ के बीच में थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। डायरेक्टर गौतम की खासियत है कि वो आपको सीधा कोई पावर पंच नहीं मारते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच में उतर जाते हैं। किंगडम में भी उन्होंने वही अप्रोच रखी है। फिल्म में कई जगह ऐसे मोमेंट आते हैं जो पब्लिक के लिए मासी बनाए जा सकते थे, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी स्टाइल नहीं छोड़ी। फिल्म की अगर नेगेटिव साइड्स की बात करें तो किंगडम की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये इमोशनल लेवल पर जर्सी जैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती है। सूर्य और शिवा की भाईचारे की कहानी हो या श्रीलंका के रेफ्यूजी से जुड़ा ड्रामा, वो कनेक्ट नहीं बनाता जो बनाना चाहिए था। दूसरा ये है कि सेकंड हाफ के ट्विस्ट को बहुत जल्दी दिखा दिया गया। कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर खुद जल्दबाजी में है, जबकि उन्हें थोड़ा टाइम लेकर चीजें सेटल करनी चाहिए थी। तो अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो फिल्म उतनी भी कोई खास नहीं है। अगर आप विजय के फैन हो तो थिएटर जाना तो बनता है, वरना OTT का वेट कर सकते हो। तो अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से आप कौन से फिल्म देखने वाले हो और कौन से फिल्म देख चुके हो, और अगर देख चुके हो तो फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।